नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। एक पुरानी कहावत है, बंदर के हाथ में उस्तुरा। राहुल गांधी की स्थिति इन दिनों कांग्रेस के लिए वैसी हो गई है जिससे कांग्रेस उबरना चाहे तो नहीं उबर पा रही है। 6 अप्रैल को उन्होंने एक बयान दिया था जिसके 16 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके उस बयान की याद दिलाई तो बवाल मच गया। राजनीतिक गलियारों में इस बयान की चर्चा है जो राहुल गांधी ने हैदराबाद में कहा था कि हम देश की संपत्तियों का एक्सरे करवा लेंगे। दरअसल राहुल गांधी 5 अप्रैल को अपनी पार्टी कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बोल रहे थे। आप 21 नंबर की उस घोषणा को साफ तौर पर अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं जिसके बारे में राहुल गांधी याद दिलाना चाहते थे और उसको तरीके से याद दिला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कांग्रेस के मैनिफेस्टो के 21 नंबर में साफ तौर पर लिखा हुआ है, कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती हुई असमानता का समाधान करेगी। इसी बयान के बारे में राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस मंगलसूत्र भी छीन लेगी और संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। जिनके ज्यादा बच्चे होंगे वो ज्यादा फायदे में रहेंगे। कुल मिलाकर ऐसी ही बातें तब निकल कर आई जब राहुल गांधी ने 6 अप्रैल को ये एक्सरे वाली बात कही थी। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। राहुल गांधी के इस बयान के पूरे 16 दिन बाद प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उस पर भी आपको गौर करना चाहिए, जिसके बाद भरी गर्मी में राजनीतिक पारा कहीं और ज्यादा बढ़ गया है। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया हूं। 5 अप्रैल को जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के बारे में जो बातें लिखी गई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ओर से बयान आता है कि यह मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। 88 साल पहले मुस्लिम लीग ने अपने घोषणा पत्र में जो बातें लिखी थी उसे याद दिलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई। इसलिए हमें यह समझना होगा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में वो कौन से बिंदु हैं जिसके बाद कांग्रेस के ऊपर तुष्टीकरण का जो पहले आरोप लगता था वो ज्यादा पुष्ट होता नजर आ रहा है। उससे पहले हमें समझना होगा कि 9 दिसंबर 2006 को तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, तब उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। आप अपनी स्क्रीन पे मनमोहन सिंह जी की कही उन बातों को देख सकते हैं। मनमोहन सिंह ने वो बातें अंग्रेजी में कही थी, लेकिन हिंदी से लेकर तमाम क्षेत्रीय भाषाओं में देश भर में वो मुद्दा आज तक गर्म है। कांग्रेस की ओर से उस बयान के 17.5 साल बाद आज तक कोई सफाई ठीक से नहीं दी जा पा रही है। साफ तौर पर जो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था उसका सीधा अर्थ निकलता है, उसी अर्थ को प्रधानमंत्री समझा रहे थे। अब जब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो 2024 के चुनाव के लिए जारी कर ही दिया है तो उसमें अल्पसंख्यकों के लिए जो कुछ बातें कही थी उसके एक एक शब्दों पर आप गौर करें। कांग्रेस ने साफ तौर पर अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि कांग्रेस संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 25, 28, 29 और 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिलने वाले मौलिक अधिकारों का आदर करेगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों और युवाओं को शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सेवाओं, खेल, कला व अन्य क्षेत्रों में पूरी तरह लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगी और उन्हें बरकरार करेगी। ऐसे ही पॉइंट नंबर 3 में भी स्कॉलरशिप का जिक्र किया
गया है। इसके अलावा आर्थिक सशक्तिकरण का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सरकारी नौकरी में विशेष भागीदारी का उल्लेख किया है। पॉइंट नंबर 6 से लेकर 7, 8 सभी में साफ तौर पर अल्पसंख्यकों का जिक्र किया है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से यह चुनौती दी जा रही है कि हमने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, हमने अल्पसंख्यकों की बात की, लेकिन मनमोहन सिंह ने साफ तौर पर जब मुसलमानों की बात की थी, उसके अलावा राहुल गांधी ने भी जो साफ तौर पर बातें कही, पूरे देश ने देखा, समझा और लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अल्पसंख्यक होने का अर्थ क्या होता है। जैन, पारसी, बौद्ध या ईसाई या सिखों के लिए कितनी तवज्जो दी जाती है और कांग्रेस किस तरह से तुष्टीकरण की नीति को लगातार आगे बढ़ाती रही है, ये पूरा देश अच्छी तरह से जानता है। फिलहाल जब चुनाव का समय है तो ऐसे में पार्टी के मैनिफेस्टो को आपने देखा किस तरह से लगातार एक के बाद एक जिन बिंदुओं को समाहित किया गया है, संविधान के अनुच्छेद का उल्लेख करते हुए मौलिक अधिकारों की याद दिलाई गई है। ऐसे में प्रश्न खड़ा होता है तो सनातन या हिंदुओं के लिए ऐसी बातें क्यों नहीं लिखी गई है। साफ तौर पर वोट बैंक सुनिश्चित करने का जो खेल चल रहा है, देश की जनता भी अच्छी तरह समझ चुकी है। अब देश की आम जनता जिनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, वो भी प्रश्न खड़ा कर रही है कि 22 जनवरी को जब पूरा देश राममय था, अयोध्या में प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तब वहां निमंत्रण गांधी परिवार और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्यों ठुकरा दिया। न केवल ठुकरा दिया बल्कि आज तक वो अयोध्या नहीं गए, प्रभु श्री राम के दर्शन नहीं किए। ये साफ तौर पर एक नफरत के भाव नजर आते हैं, तुष्टीकरण की भावना को पुष्ट करने का खेल नजर आता है। और मैनिफेस्टो में जो कुछ लिखा गया है उससे तो एकदम स्पष्ट हो गया है कि आखिर देश को कांग्रेस संदेश क्या देना चाहती है। ऐसे माहौल में जहां जहां भी कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वो खुद को असहज महसूस कर रहे हैं। खासकर राहुल गांधी के वो खटाखट वाले बयान और उससे पहले शक्ति वाले बयान, ऐसे ही तमाम बयानों से राहुल गांधी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए और बड़ी मुसीबतें खड़ी करते नजर आ रहे हैं। यहाँ आप सोच सकते हैं कि 16 दिन पहले उन्होंने बयान दिया था, प्रधानमंत्री ने इतने दिनों बाद इस पर प्रतिक्रिया क्यों दी। दरअसल जिनका नाम नरेंद्र मोदी है वो मौके की नजाकत को जानते हैं, सही गेंद पर सही हिट करना जानते हैं। मौका था दूसरे चरण के चुनाव का जो 26 अप्रैल को होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वार किया है कांग्रेस के ऊपर, जो मंगलसूत्र वाली बातें कही है और साफ तौर पर समझाने की कोशिश की गई है, जिसके जितने ज्यादा बच्चे होंगे संपत्ति पर उसका अधिकार कांग्रेस कैसे दिलाना चाहती है। अब प्रधानमंत्री के इस बयान से असहज होकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात कही है। यहां तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, पार्टी का मैनिफेस्टो लेकर मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रश्न यहाँ यह भी खड़ा होता है कि कर्नाटक में कांग्रेस के ही एक पार्षद की लड़की के साथ जब लव जिहाद का मामला आता है, कांग्रेस के वो पार्षद साफ तौर पर कहते हैं कि उनकी लड़की को किस तरह से कॉलेज के परिसर में चाकुओं से गोद कर एक जिहादी मानसिकता के व्यक्ति ने हत्या कर दी। वो मामला लव जिहाद का था। कांग्रेस के मुख्यमंत्री इसे लव जिहाद मानने से इंकार कर रहे हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे अपने ही गृह प्रदेश में उस घटना के लिए संवेदना तक नहीं प्रकट कर रहे हैं, पीड़ित परिवार से नहीं मिल रहे हैं। यहां से कांग्रेस की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। किस तरह से सनातन विरोधी कांग्रेस होती जा रही है, वामपंथ की विचारधारा की ओर आगे बढ़ते हुए जिस तरह से राहुल गांधी एक के बाद एक बयान दे रहे हैं, उनके बयानों से स्पष्ट होता है कि कांग्रेस का वामपंथीकरण होता जा रहा है। हाल में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा प्रवेश लेने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान इस बात का खुलासा किया कि राहुल गांधी के इन दिनों जो खास सलाहकार बने हैं उनका नाम है सीताराम येचुरी। वही सीताराम येचुरी जो कि वामपंथ का सबसे बड़ा चेहरा है, उनकी सलाह पर राहुल गांधी इस तरह के उटपटांग बयान दे रहे हैं। यह आपको गौर करना होगा, जब जेएनयू में टुकड़े गैंग के द्वारा देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो उनका समर्थन करने राहुल गांधी वहां पहुंचे थे। और उस समय जो पोस्टर बॉय बनकर उभरे थे कन्हैया, वो इन दिनों कांग्रेस में हैं, कांग्रेस के बड़े मुखर प्रवक्ता बनकर देश भर में कांग्रेस के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। कुल मिला के कांग्रेस का ये वामपंथी चेहरा
अब लोगों को समझ में आ रहा है। बदली बदली कांग्रेस का एहसास दिलाने के लिए राहुल गांधी ही उस एजेंडे को उठाते हैं जो आमतौर पर कम्युनिस्ट उठाया करते थे। जाति जनगणना का जो नारा राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं, जिस तरह से कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी उन बातों का उल्लेख है, वहीं उसके विपरीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 4 ही जाति बता रहे हैं: महिला, युवा, गरीब और किसान। ऐसे वैचारिक युद्ध में देश कहां आगे बढ़ रहा है, किस तरह से कांग्रेस की नीतियों से देश की जनता दूर होते जा रही है। ऐसे माहौल में यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये नारा देते हैं कि अब की बार 400 पार, तो इसे हमें समझना होगा कि आखिर 400 पार होने के बाद जो कांग्रेस कह रही है संविधान में बदलाव होगा, तब उस पर शक होने लगता है कि क्या वाकई 4 जून को जब मतदान का परिणाम आएगा, मतगणना होगी, उसके बाद देश नई करवट लेगा, या वाकई कानून में कोई बहुत बड़ा बदलाव होगा। जो लगातार संविधान में संशोधन हो रहे हैं, नए कानूनों की बात उठ रही है, वो नए कानून किनके लिए होंगे? अब तुष्टीकरण का राज नहीं चलेगा। वक्फ बोर्ड को दिए हुए अधिकारों को किस तरह से खत्म करने की आवश्यकता है कि किस तरह से देश समान आचार संहिता की ओर आगे बढ़ेगा, इस पर लगातार चिंतन मनन करने की जरूरत है। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।